हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस लॉ का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें डिस्कशन किया था किस चीज का, कि हमारे पास फ्लक्स क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स 0 होता है। यहां हमने लास्ट लेक्चर को फिनिश किया था। ठीक है, अब हम आज गॉस लॉ का डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ की फिर प्रूविंग होती है। प्रूविंग करने के दो तरीके होते हैं, एक रेगुलर सरफेस से और एक सॉलिड एंगल का यूज करके। ठीक है, तो हम दोनों का यूज कर लेंगे। सॉलिड एंगल भी अगर पढ़ना होगा अभी पढ़ लेंगे या बाद में, देखते हैं कैसे कंडीशन बनती है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बात करेंगे। अभी तक तो चैप्टर था और अब चैप्टर नहीं है, अब क्या है, मार्कर चेंज करें। अब चैप्टर नहीं है, अब ये टॉपिक है, ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? तो देखो, गॉस ने ये कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, वह टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि सरफेस हमारा क्या होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए। और जिस सरफेस से एनक्लोज करते हैं, एनक्लोज किसने किया, अपने गॉस भाई ने, तो सरफेस क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस होगा। थोड़ा सा यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे एक चार्ज Q ले लिया। इस Q चार्ज को हमने पूरी तरह से यहां पे हमने क्या किया, एनक्लोज कर दिया। जिससे एनक्लोज किया, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ठीक है, और देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई कहां से, सवाल ये भी आता है। तो देखो काफी सिंपल है, चार्ज का नेचर है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। चार्ज यहां पे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, और इसका क्या नाम है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और सरफेस है, तो सरफेस का क्या होगा, एरिया होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है, मीन सरफेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल वैसे ही कि अगर फोर्स है और फोर्स के साथ साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, वर्क होगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और गॉसियन सरफेस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस ने कहा था, तो टोटल वर्ड इनके दिमाग में कहां से आए, बोल देते कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी है। क्यों बोला इन्होंने, क्या रीजन था, तो आप देखिए, आपने Q को चारों तरफ से एनक्लोज कर दिया, यानी कि एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी नहीं होगी जो बिना इस सरफेस से हुए पास हो जाए। यानी कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक लाइंस को हम क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर हमने रख दिया, तो इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक लाइंस को हमने क्या किया, यूज कर लिया। तो जब पूरी इलेक्ट्रिक लाइंस का यूज कर ले रहे हैं, मतलब हम पूरे फ्लक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गॉस ने यही कहा था, तो नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, according to Gauss law, the net electric flux is equal to 1/ε0 times the total charge. Is equal to 1/ε0 times the total charge, where charge should be enclosed. यहां पे कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीजें होती है जो हिडन होती है, हमें बोलते नहीं। यहां पे एयर है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर एयर नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, तो गॉस ने कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, इसके इक्वल होता है। और कंडीशन है कि चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, एनक्लोज। तो केवल हम वही चार्ज कंसीडर करते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम आते हैं। मान लीजिए कि ये अपने पास है कोई गॉसियन सरफेस, इसको हमने मान लिया कि चलो भाई ये है अपना गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है।
अब हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, सेकेंड चार्ज रखा Q2, फिर यहां रख दिया -Q3, फिर हमने यहां पे प्लेस कर दिया Q4 और फिर यहां कर दिया Q5। इतना है। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5। यहां पे हमने Q4 की बात ही नहीं की। क्यों भाई? क्योंकि ये जो Q4 है ये गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो कोई भी ऐसी चीज जो गॉसियन सरफेस के चार्ज है बाहर है तो उसे हम कंसीडर ही नहीं करते, केवल उसी को कंसीडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर डाइपोल को हम रख दें गॉसियन सरफेस के अंदर तो क्या होगा। थोड़ा यहां देखिए आप, यहां से अगर हम देखते हैं तो डाइपोल को, तो हमने क्या किया यहां पे कि एक चार्ज यहां पे Q रखा और दूसरा रखा -Q। डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें टू अनलाइक चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, तो डाइपोल बनेगा। एक नहीं, एक 2 है दूसरा -3 है, नहीं बनेगा। तभी हमने देखो यहां पे लिया एक को Q दूसरे को -Q। अब हमने क्या किया, इस पूरे को एनक्लोज कर दिया। किससे एनक्लोज कर दिया, हमने एनक्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना अपना वो क्या हो गया, 1/ε0 टाइम्स Q प्लस -Q और ये फाइनली आ गया 0। तो एक गॉसियन सरफेस के अंदर आप चाहे जितने डाइपोल डाल दो, इनफाइनाइट, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0, हमेशा 0 होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब ये नहीं है कि फील्ड भी 0 होगी। भाई क्यों, आप तो ये सोचोगे कि देखो फाई जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ई पर डिपेंड करता है और ए पर डिपेंड करता है। तो एरिया तो 0 है नहीं, ई इंटू ए होता है, लेकिन फाई 0 है तो ई 0 होना चाहिए। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा अगर इस डायग्राम को आप देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ये +Q है और ये -Q है और ये अपना हो गया गॉसियन सरफेस जो गॉस भाई ने बनाया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस कहां जा रही है, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ जा रही है और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है कहां आ रही है, अंदर की तरफ, कुछ ऐसे। ये इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आ रही है। तो देखिए जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर गई उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पे अंदर आई। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, नहीं है, लेकिन फ्लक्स हमारा क्या है, 0 है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। हाँ हो सकती है, फ्लक्स अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। 0 कब होगी, मान लीजिए गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज ही ना हो, केवल एक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कुछ भी चार्ज ना हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0, फील्ड भी क्या हो गई, 0। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उन दोनों का सम क्या है, 0, तब भी फ्लक्स 0 है। तो फ्लक्स तो आपको दोनों कंडीशन में 0 मिला। कब मिला 0, एक तो तब 0 मिला जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और एक बार कब आपको 0 मिला, जब अंदर चार्ज तो है लेकिन इक्वल और अनलाइक है, तब भी। तो दोनों स्थिति में फ्लक्स 0 है, एक में फील्ड 0 है, एक में फील्ड 0 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेसेसरी नहीं है कि अगर, ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हमारे पास क्या हो, फ्लक्स 0 है तो फील्ड भी 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और कंडीशन आती है, जैसे ये कहा जाता है कि
इसको आप नोट कर लीजिए लास्ट वन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके बाद गॉस लॉ की प्रूविंग की तरफ। प्रूविंग से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा एक दो चीज और देख लें। जैसे आपसे कहा जाए कि ये क्यूब है और इसके थ्रू, अच्छा फ्लक्स को चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल्स पोर्शन में हम कल करेंगे जब न्यूमेरिकल्स आपके पास होगा और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले गॉस लॉ की प्रूविंग कर लेते हैं दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ में क्या होगा, तो प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ में आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा कि आपको एक चार्ज Q को प्लेस करना है, कहां पे, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हम बात कर रहे हैं यहां पे प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की प्रूविंग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस बार एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल हो, किसी भी शेप का हो सकता है। किसी भी शेप से जब प्रूफ करना होगा तो हम सॉलिड एंगल का यूज करेंगे। अभी हम स्फेरिकल का यूज करते हैं, सॉलिड एंगल का यूज हम इसके बाद के लेक्चर में करेंगे, ठीक है, या लास्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसका बीच में कहीं यूज नहीं है। तो ये हमने ले लिया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस और यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया Q। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस ले लिया R, ठीक है। तो आप चाहो तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप पॉज करके भी लिख सकते हो कि यहां देख लो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द स्फेरिकल गॉसियन, लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल r। अब ये सेंटर पे तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अब एग्जैक्ट आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चार्ज Q हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ये कहोगे कंसीडर एन स्मॉल सेगमेंट ऑफ एरिया वेक्टर dA एट द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस या सरफेस, सरकमफेरेंस की आदत होती है ना, देख तो 2D में ही रहा है, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E, ठीक है। स्टेटमेंट आपने नोट कर लिया होगा कि लेट अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, जो यहां पे है वही नोट करना है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। कंसीडर एन एरिया सेगमेंट DA, कंसीडर एन एरिया सेगमेंट DA एट द गॉसियन सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E। बस इतना है हमारे पास। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर, ठीक है। तो आप बताइए कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाएगी तो सरफेस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और एरिया वेक्टर का नेचर होता है ये हमेशा सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब आप एक बात बताइए, एक सरफेस पर अगर दो परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पर ये एक परपेंडिकुलर है और इसी सरफेस पर ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां पर भी वही स्थिति है, इनके बीच का भी एंगल हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें गॉस लॉ यूज करना है, एक तरह से प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे, हमने क्या किया, हमने फाइंड किया क्या, E डॉट DA हमें ही फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। तो E डॉट DA क्या हो जाएगा, यहां से E डॉट DA हो जाएगा E DA cos 0, ये होगा E डॉट DA, E DA cos 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से E को बाहर कर दिया,
dA cos 0 क्या हो गया 1। ठीक है, अब E कितना होगा, किसी भी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इनटू डीए का कल ही किया था, एक छोटा सा सेगमेंट है, अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया यानी कितना ई डॉट डी ए, ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास हो गया। कोई दिक्कत, ये इसकी प्रूविंग है, नोट कर लो इसको, तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। ये अपने पास हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी अभी हमने आपसे कहा था कि भाई ये जरूरी नहीं है कि चार्ज और गॉसियन सरफेस के बीच में क्या हो, एयर हो। ये भी हो सकता है कि इनके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया ना। तो अच्छा, इससे अलावा एक चीज और, इसके बाद चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो अपने पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बताइए इसमें क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। क्या यहां पे कहीं पर भी R की बात हो रही है? नहीं हो रही है। R क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड गॉसियन सरफेस। तो आप नोट करके चाहो तो लिख सकते हो कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, the net electric field is independent of separation between charge and Gaussian surface। ठीक है, क्लियर है। net electric flux is independent of the separation between charge and Gaussian surface। अब एक चीज और आपको बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक अच्छी चीज आ रही थी दिमाग में, कुछ था इसमें अलग से बोलना था, बट वो अभी जस्ट दिमाग से उतर गया है। ठीक है, एक और नए टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आगे आ जाएंगे उस पर फिर से। ठीक है, अब इसके बाद से हम एक काम करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं कि अच्छा मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आता है, हाँ याद आ गया, उसमें आता है कई बार कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, अगर हम क्या करें कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसके रेडियस को 2r कर दें तो फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अब ध्यान से सुनना, यही मुझे बताना था। अगर मान लीजिए Q का क्या है यहाँ पे R, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि अगर हमने गॉसियन सरफेस के, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, इसके रेडियस को हमने डबल कर दिया, यानी अब कितना कर दिया 2r, तो सरफेस पर फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझना इस चीज को। सरफेस पर फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों दो चीजें हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या होगा, नो चेंज। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या होगा, नो चेंज। ये अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, क्योंकि फाई क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कहीं भी R नहीं है। लेकिन सरफेस, अच्छा होता क्या है आपके साथ, अच्छा नो चेंज फ्लक्स, नो चेंज फील्ड, नो चेंज, ऐसा नहीं है, फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे जो फील्ड होगी R के लिए सरफेस पर, वो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम यहां पे फील्ड देखेंगे तो यहां पे जो फील्ड होगी ये क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2R का स्क्वायर।
तो अगर हमने गॉसियन सरफेस के रेडियस को डबल कर दिया तो सरफेस पर फील्ड 1/4 हो जाएगी। अगर गॉसियन सरफेस के रेडियस को 3 टाइम्स कर दिया तो सरफेस पे फील्ड क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेट फ्लक्स पे क्या चेंज होगा, तो नो चेंज, क्योंकि फील्ड जितनी कम होगी एरिया उतना ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि मान लीजिए कि ये जो है 1/4πε0 Q/r², ये तभी एप्लीकेबल है जब क्या हो, चार्ज और गॉसियन सरफेस के बीच में क्या हो, एयर। तो अगले डेफिनेशन नोट करो, इसी के बाद आगे प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ। फिर से प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड inside the Gaussian surface. Proving of Gauss law, when a dielectric medium placed inside the Gaussian surface. Proving of Gauss law, when a dielectric medium placed inside the Gaussian surface. तो थोड़ा सा यहां भी देख लीजिए। अब हमने क्या किया कि इस बार थोड़ा सा एयर को हटा दिया हमने। अब हमने इनके बीच से एयर को हटा दिया। यहां देखिए, ये अपना हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहां पे एक चार्ज Q को रख दिया, ठीक है। और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है हमने क्या ले लिया, R। स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, सेम स्टेटमेंट है कि लेट अ पॉइंट चार्ज Q placed at the center of spherical Gaussian surface of radius R। ये तो ठीक है। Let a point charge Q placed at the center of spherical Gaussian surface of radius small r, ठीक है। अब a dielectric medium of dielectric constant K filled by कैसे, बिटवीन चार्ज एंड गॉसियन सरफेस, इनके बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया, इतना हमने कर दिया। फिर वही चीज आप क्या लिखोगे, कंसीडर एन एरिया सेगमेंट DA एट द गॉसियन सरफेस। कंसीडर एन एरिया सेगमेंट DA एट द गॉसियन सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E। ये DA है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E है। तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, बताने की जरूरत नहीं। थीटा क्या होगा, 0। अब आपको गॉस लॉ प्रूफ करना है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से E डॉट DA क्या हो जाएगा, E DA cos 0, ये हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू E को आप बाहर कर दो, यहां से E को आपने बाहर कर दिया, क्या आ गया, DA cos 0 क्या हो गया, 1। E कितना होगा, यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग है, Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एयर था तो ठीक था, लेकिन अब एयर नहीं है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और DA का क्या हो जाएगा, 4 पाई R²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इक्वल टू, और अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ, E क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R², और DA का हो जाएगा 4 पाई R²। तो ये क्या होगा, Q/K एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअल में गॉस लॉ इसी का यूज करते हैं, काफी सिंपल है, हर जगह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, K के प्लेस पे एयर या वैक्यूम रखा तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब एक और आती है चीज इसमें
इसमें ये आता है कि जैसे एक क्वेश्चन काफी अच्छा आता है, इसमें ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है फ्लक्स और क्या कहते हैं टाइम के बीच में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि एक कोई हाइपोथेटिकल क्यूब है इस टाइप से। ठीक है, यहां से एक हाइपोथेटिकल क्यूब है यहां पे, इस हाइपोथेटिकल क्यूब से एक रॉड है जो फुली चार्ज है। ठीक है, क्यूब की लेंथ क्या है एल। अब ये मत कहना कि पूरा ऐसे बिल्कुल बना के दिखाएं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। एक साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, स्क्वायर शीट की तरह से। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल क्यूब है और इस हाइपोथेटिकल क्यूब की लेंथ क्या है एल, और यहां से एक एल लेंथ की रॉड है। जिस पर की चार्ज क्यू है, एंटर कर रही है, और ये जस्ट अभी टच किए हुए हैं, इस क्यूब को इसने टच किया है। यहां से एल लेंथ की रॉड है, यहां से आ रही, जस्ट इसको टच की है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ये अंदर जा रही है। ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फ्लक्स और टाइम के बीच में। तो देखो यहां से ये हो गया टाइम और ये हो गया फ्लक्स। आप ये बताइए, जस्ट अभी रॉड यहां से एंटर करने वाली है हाइपोथेटिकल क्यूब में यहां से, तो इस क्यूब को हम क्या मान लें, ये जो है इसको गॉसियन सरफेस ले लें। गॉसियन सरफेस हम कुछ भी ले सकते हैं, रेगुलर साइज, इरेगुलर साइज, कुछ भी, किसी भी शेप का। तो ये बताइए कि जब रॉड यहां पे इसको टच कर रही है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ही नहीं। ठीक है, फिर रॉड यहां पे एंटर करने लगी। अब जब रॉड एंटर करने लगी तो धीरे धीरे चार्ज यहां पे क्या हुआ, एंटर करता गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अब आप सोचिए, क्यूब की भी लेंथ एल है, रॉड की भी लेंथ एल है, ये धीरे धीरे एंटर किया, यहाँ पे एंटर करता गया करता गया करता जा रहा है, करता जा रहा है। देखो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर चार्ज, क्योंकि पहले बाहर है, पहले चार्ज बाहर है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। और गॉस लॉ में भी हमने क्या पढ़ा था कि गॉस को केवल उसी से मतलब होता है जो कहां पर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस के जो बाहर है ना, बहुत पारिवारिक आदमी हो, कहते यार हम अपने परिवार से मतलब है, जो हमारे घर में है, पड़ोसी अड़ोसी से मतलब नहीं। हालांकि आजकल तो मतलब उसी से ज्यादा आदमी रखता है। ठीक है, लेकिन गॉस तो खैर साइंस है, साइंटिस्ट है, महान आदमी थे, तभी हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब तक ये बाहर थे, गॉस ने कहा देखो यार हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो फ्लक्स भी क्या था, जीरो। लेकिन अभी हमने बताया कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब ये रॉड जब अंदर आना शुरू हुआ तो रॉड के अंदर क्या है, चार्ज, तो चार्ज भी अंदर आना शुरू हो गया और कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। मतलब चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से आएगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगा। ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब देखो यहां पे इसकी भी लेंथ क्या है एल, और रॉड की भी लेंथ क्या है एल। थोड़ा सा और अच्छे से बना लें, और थोड़ा सा एक करके, अब सही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, चार्ज बढ़ता गया और रॉड क्या हो गया,
रॉड का चार्ज बढ़ता गया और धीरे धीरे रॉड का चार्ज क्या मतलब, रॉड यहाँ आता गया, चार्ज बढ़ता गया गॉसियन सरफेस में, और फ्लक्स भी क्या हो गया, इंक्रीज। कब तक इंक्रीज हुआ, जब तक कि आपके पास ये देखने को मिला कि ये जाके यहाँ पे रुक गया। अब रॉड बाहर यहां से निकलने लगा दूसरी तरफ से, तो रॉड बाहर निकलने लगा तो रॉड नहीं निकला, बल्कि रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, गॉसियन सरफेस से बाहर जा रहा है। तो गॉसियन सरफेस में चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और फाइनली होते 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 यहां से बाहर निकल गया और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बनी। ठीक है, यहां पे क्लियर है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद से थोड़ा सा और हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में चेंज इस बार ये करते हैं कि रॉड की लेंथ तो वही रखते हैं, जो हाइपोथेटिकल क्यूब अपने पास है उसकी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करें हम लोग। देखिए इस बार हमने क्या किया कि यहां पे अब यह हाइपोथेटिकल क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L। ठीक है, और हमने क्या किया इस बार, एक रॉड है जो जस्ट इसको टच कर रही है, ये जो रॉड है इसको टच कर रही है, रॉड की लेंथ क्या है, L। अब हमें यहां पे देखना है कि अब कंडीशन क्या होगी। तो देखो तरीका वही है, फाई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना है। इसका ग्राफ भी कमोबेश ऐसे ही होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी। देखो यहां पे, यानी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। यहां समझो, यहां से धीरे धीरे रॉड इस क्यूब में एंटर करता गया। अब जब ये इस क्यूब में एंटर करेगा रॉड, तो रॉड के ऊपर क्या है, चार्ज। मतलब इस क्यूब जो हाइपोथेटिकल क्यूब है, जो गॉसियन सरफेस है, इसमें धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता कब तक, यहां तक बढ़ा। इसके बाद देखो ये रॉड आगे जा रहा है, लेकिन अभी भी गॉसियन सरफेस में चार्ज क्या हो गया, नहीं आगे बढ़ा। क्यों, क्योंकि रॉड के पूरे चार्ज को तो गॉसियन सरफेस ने यूज कर लिया। अब रॉड यहां से आगे जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं, चार्ज कांस्टेंट रहे, क्योंकि क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा। समझो इस चीज को, जब रॉड बाहर है तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, 0। उसके बाद रॉड एंटर करता गया तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। अब रॉड पूरा यहां आ गया, अब कहां से चार्ज बढ़ेगा। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास। इसके बाद से कांस्टेंट रेट से, कब तक, जब तक कि रॉड यहां से होते हुए दूसरे सरफेस पे न चला जाए। अब यहां से रॉड फिर बाहर निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे चार्ज कम हुआ और फाइनली ये बाहर निकल जाएगा। और इस बार फ्लक्स और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल शार्प तभी बनता है जब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो, क्योंकि जो ही वो बाहर निकलेगा चार्ज कम होगा एक बार सेट होने के बाद। ठीक है, अच्छा इसी में अगर कंडीशन थोड़ी सी और चेंज कर दें, इसी में थोड़ा सा कंडीशन और चेंज करते हैं। कंडीशन क्या चेंज करते हैं, इस बार डायग्राम थोड़ा और छोटा बनाते हैं, इसी के बराबर बनाते हैं। ठीक है, यहां से यहां, इस बार ये जो क्यूब है इसकी लेंथ क्या है, L, और ये जो रॉड है इसकी लेंथ अब हमने ले लिया 2L। इसकी लेंथ ले लिया हमने 2L। अब देखो यहां पर कंडीशन सेम, यही ग्राफ बनेगा। कैसे, यहां पे देखो, अगर हम यहां पे देखें
तो आपको क्या दिख रहा है, जो रॉड है यहां से पास हो रही है, रॉड यहां से एंटर की, क्या हो गया, चार्ज बढ़ता गया, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ता गया यहाँ पे। अब फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्यों, एक तरफ से जितना चार्ज एंटर करेगा दूसरी तरफ उतना चार्ज बाहर निकल गया, तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहा, फिर यहां से कम होते होते क्या हो गया, जीरो। तो इसमें भी ये हमारे पास गॉस लॉ का ये कंडीशन थी, जो गॉस लॉ के बेस पर और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, चार्ज क्यू को सेंटर पे रखें, ये सब चीजें, तो ये हम डिस्कस करेंगे कल, आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आज इतना ही रहने दें, ठीक है ना, और इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।